ठीक है, वो साफ हो जाएगा। ठीक, आज का जो अध्याय है वो मृदा के बारे में पढ़ना है। ठीक, कल हमने मृदा के बारे में पढ़ा था। मृदा की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, जबकि चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। तो मृदा का वर्गीकरण जो है आईसीआर के द्वारा भौगोलिक विस्तार के आधार पे किया गया। भौगोलिक विस्तार के आधार पे आईसीआर ने मृदा का वर्गीकरण किया और उसको उन्होंने दो भागों में बांटा था। एक तो वृहद रूप, दूसरा क्या है? लघु रूप। ठीक है, वृहद रूप में कल आपने 4 पढ़ा था, जिसमें आपका पहला है जलोढ़ मृदा, जिसका परसेंटेज 43% है जलोढ़ मृदा का। दूसरे नंबर पे क्या रखा गया? रेड सॉइल, लाल मृदा, जिसको हम लाल पीली मृदा भी कहते हैं, रेड सॉइल। रेड सॉइल में जब जल समायोजित होता है या जल मिलने के पश्चात उसका रंग पीले रंग का हो जाता है, कलर कैसा होता है? येलो रंग का हो जाता है। उसके बाद उसको हम रेड येलो सॉइल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका, अच्छा, जो रेड सॉइल है उसका परसेंटेज कितना है? लगभग 18% है। जबकि लेटराइट ब्लैक सॉइल आता है तीसरे नंबर पे। कौन सा है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है? जिसे हम रेगुलर मृदा भी कहते हैं, या इसको हम ट्रॉपिकल चिरनोजम, या इसे हम ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, या स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 15% के आसपास है। कितना है? 15%। चौथे नंबर पे आपका क्या है? लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है, अच्छा, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्टिक चट्टानों से होगा। किससे होगा? ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात बेसाल्टिक चट्टानों में परिवर्तन से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। जबकि लेटराइट मृदा जो है परसेंटेज देखा जाए तो 3.5% के आसपास है। ठीक है, लगभग 3.5% जो होता है वो लेटराइट मृदा का होता है। लेटराइट मृदा का जो कलर होता है वो, अच्छा, लेटराइट जो होता है 10%। कितना? 10%। और ये इसका देखा जाए तो ये लाल रंग का होता है। कैसा कलर होता है? लाल रंग का। मतलब लेटर शब्द से, लेटर का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट। तो इस मृदा का प्रयोग जो किया जाता है मकानों के निर्माण में, यानी ईंट का प्रयोग किया जाता है मकानों के निर्माण में। तो ये इस मृदा का उपयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है। लेटराइट मृदा का जो उपयोग है वो ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो होता है लाल रंग होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। और जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और अधिक तापमान होता है, अत्यधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूने और सिलिका के निच्छालन के फलस्वरूप, जहाँ से चूना और सिलिका जो होता है उनका निच्छालन होता है, उसके पश्चात लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें आपका काजू हो गया, टैपियोका हो गया, कहवा, कॉफी, रबड़ इत्यादि का खेती इसमें किया जाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वृहद, कल हमने वृहद पढ़ा था, आज किसको पढ़ना है? लघु वाला। पहला है पर्वतीय मृदा। दूसरा है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। इसको बोलते हैं एरिड या डेजर्ट सॉइल। तीसरा आपका है लवड़ी मृदा, सलाइन वाटर, सलाइन सॉइल। इसे हम सलाइन सॉइल बोलते हैं। और चौथा है आपका पीट मृदा। इनको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ये पहली बात तो ये लघु रूप में है, इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए आईसीआर ने इनको 4 लघु रूप में बांटा गया है। ये क्या है? 4 लघु मृदा के समूह है, जिसमें आपका पर्वतीय मृदा है, हिली सॉइल आते हैं, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा आता है, लवड़ी मृदा है और पीट मृदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 4 है। इसको हम जैव मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथे पीट मृदा को हम क्या बोलते हैं? जैव मृदा या बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक सॉइल भी सिखाया जाता है। पर्वतीय मृदा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र होंगे, अर्थात हिमालय का उत्तरी भाग, हिमालय कहाँ पे है? भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। एक तो हिमालय क्षेत्र में होगा,
दूसरा आपका हिमालय का विस्तार कहाँ दिखाई देता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देता है। जहाँ जहाँ पे हिमालय का विस्तार है पूरा उस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा दिखाई देगी, तो उसी के आसपास पर्वतीय मृदा दिखाई देगा। ये भारत क्या है? हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो हिमालय के दक्षिणी भाग में, हिमालय से सटे हुए भाग में ही वहाँ पे आपको उसकी ढलान पे, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसके ढालों पर, जहाँ पे ढाल होता है वहाँ पे उसके ऊपरी ढाल या निचले ढालों में पर्वतीय मृदा दिखाई देती है। ठीक है, और इसके अलावा पर्वतीय मृदा कहाँ होगा? दक्षिण भारत में भी कुछ पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं आपको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन क्षेत्रों में भी पर्वतीय मृदा के उदाहरण दिखाई देते हैं। पर्वतीय मृदा इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो आपको हिमालय वाला पूरा बेल्ट दिखाई देगा, दूसरा पश्चिमी और पूर्वी घाट यानी दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पर्वतीय मृदा दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतुएं पाई जाती हैं अधिक मात्रा में। तो यहाँ पे ह्यूमस तो पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? जो जीवांश जो होते हैं, या ह्यूमस की तो अधिकता होती है, लेकिन ह्यूमस जो होता है इनका अपघटन नहीं हो पाता, मतलब मृदा में ये मिल नहीं पाते। तो यहाँ पे ह्यूमस का एक तरह से अभाव देखा जाता है। अधिक मात्रा में तो पाया जाता है लेकिन इनका अपघटन मृदा में नहीं हो पाता। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमस की कमी होती है इस क्षेत्र में। दूसरे नंबर पे आपका है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा है। कौन सा मृदा है? शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा है। शुष्क का मतलब क्या है? जहाँ पे तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तापमान क्या होता है इस क्षेत्र में? शुष्क मृदा में अधिक होता है। और वर्षा भी क्या होती है? कम होती है। वर्षा क्या होती है? बहुत कम मात्रा में होगी और तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने से क्या होगा? वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। तो वो क्षेत्र कैसा होगा? सूखा। वहाँ पे वर्षा, अच्छा मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना वर्षा होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र में वर्षा भी कम होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आपका जो है लवणीय मृदा या सलाइन सॉइल जिसको बोलते हैं। सलाइन सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे भी समुद्र का एरिया आपको दिखाई देता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जो आपका लवणीय मृदा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लवणीय मृदा या सलाइन सॉइल दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम की अधिकता होती है इस क्षेत्र में। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और अच्छा सलाइन वाटर तो ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है, लेकिन अधिक सिंचाई करने, अगर हम ज़्यादा सिंचाई भी करते हैं तो भी लवणीय मृदा जो होती है अर्थात सलाइन वाटर जो सॉइल है उसमें वृद्धि होती है। अधिक सिंचाई करने से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में वृद्धि होती है। अधिक सिंचाई करते हैं तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जैसे आप पंजाब में देखते हो, गुजरात में, पंजाब गुजरात हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा में आप हमेशा सुनते हैं कि वहाँ पे अधिक कृषि का उत्पादन, मतलब अनाजों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने के लिए सिंचाई भी अधिक करनी पड़ती है। तो सिंचाई जितना ज़्यादा वहाँ पे कर रहे हैं, मतलब सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ रही है फसलों का ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, तो वहाँ पे मृदा जो है परिवर्तित हो रही है, किसमें? लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि सिंचाई करने से सोडियम हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए लवणीय मृदा को हम क्षारीय मृदा भी कहते हैं। अच्छा बताओ, सोडियम और पोटेशियम क्या है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्षार है या अम्ल है? क्षार है, तो लवणीय मृदा को हम क्षारीय मृदा भी कह सकते हैं। तो रटना नहीं पड़ेगा क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा क्या है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये हम क्षार वाले ग्रुप में पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस में। क्या? हाँ, तो वही बता रहे कि लवणीय मृदा जो होती है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के कारण ही होता है, और ये तीनों क्या है? क्षारीय मृदा ही है। तो लवणीय मृदा को हम क्षारीय मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अगला पीट मृदा है, पीट सॉइल या बायोटिक सॉइल। पीट सॉइल क्या होता है? इसमें से इस मृदा का निर्माण जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे नदियाँ जाकर सागर से मिलती हैं, उसके पहले में नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा वाले क्षेत्र में जो मृदा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोटिक सॉइल या पीट मृदा बोलते हैं। इसे बायोटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कि नदियाँ अपने साथ सब कुछ हिमालय क्षेत्र से लेकर आगे बढ़ते हुए डेल्टा क्षेत्र तक पहुँचने तक कई सारे खनिजों का मतलब इकट्ठा करते, कार्बनिक सॉइल जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं उनको इकट्ठा करती रहती है। तो ह्यूमस की मात्रा उस क्षेत्र में डेल्टाई क्षेत्र में क्या होती है? अधिक होती है। ह्यूमस ज़्यादा होता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? जैविक या बायोटिक सॉइल के नाम से जानते हैं। तो पीट सॉइल ही क्या है? एक तरह से बायोटिक सॉइल होता है। इनके बारे में एग्जाम में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अपेक्षाकृत, मतलब बृहद सॉइल के अपेक्षाकृत क्या होता है? कम बनता है, आता कम है। ठीक है, बट पढ़ना आपको चालू। इसमें लिखना, इसको आप नोट कर लो कि इसके बाद फिर जाना पड़ेगा।
ये चार सॉइल है, ठीक। चार सॉइल में पर्वतीय मृदा का निर्माण कहाँ पे होता है वो ध्यान रखना, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय मृदा, अत्यधिक तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले और अत्यधिक तापमान वाले अत्यधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक होती है, जिससे सूखा क्षेत्र होता है, सूखा क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का खेती की जाएगी, जो भी कम ऐसी फसल जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। कौन कौन सी फसल है, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि का, ठीक है। लवणी मृदा, ठीक है, जो आपका सलाइन सॉइल होता है। सलाइन सॉइल में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। और ये सिंचाई, जो अगर अधिक सिंचाई करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, अधिक सिंचाई के कारण भी लवणी मृदा या सलाइन वाटर, सलाइन सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। अधिक सिंचाई की वजह से आपको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे मृदा जो है लवणी मृदा में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक क्षारीय मृदा है, कैसा क्षारीय है, इसीलिए लवणी को क्या बोलते हैं, सलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पीट मृदा का निर्माण नदियां जहाँ पे डेल्टा बनाती है उन क्षेत्रों में होता है, और ह्यूमस की अधिकता के कारण इनको हम जैविक मृदा यानी बायोटिक सॉइल बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपको डेल्टाई क्षेत्र दिखाई दे, जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, कहाँ पे, सुंदरवन का डेल्टा हो गया, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, जहाँ पे भी डेल्टा का निर्माण होता है, सॉरी जहाँ पे भी जिन नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है उन क्षेत्रों में पीट मृदा यानी जैव मृदा दिखाई देती है, ठीक है। एक अलग से है जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, मतलब वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी, 2015। तारीख क्या है, 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, मतलब उनकी सरकार में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसको याद रखना अलग से। 19 फरवरी 2015। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान के सूरजगढ़ से। गंगानगर, ठीक है। यहाँ से आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत होती है, ठीक है। राजस्थान के सूरजगढ़ गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत जो होती है 19 फरवरी 2015 को। इसको भी याद रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। कल आपने मृदा के कणों का आकार भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले ब्लॉक पढ़ा था या पिंड जिसको बोलते हैं। उसके बाद उनके छोटे टुकड़ों से क्या बनता है, सैंड बनता है, और सैंड के बाद क्या बनता है, सिल्ट बनता है, और सिल्ट के बाद क्ले का निर्माण होता है। कणों का आकार याद रखना है। सबसे पहले अगर ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, सैंड, सिल्ट और फिर क्ले, ठीक। अब सैंड को भी कई भागों में बांटा गया था, और उसके बाद आपका सिल्ट आता था, उसके बाद क्ले आता है। तो सबसे लास्ट में क्या दिखाई देता है, क्ले। क्ले यानी मृतिका या चिकनी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्ले याद रखना, सबसे लास्ट में क्या है, सबसे कणों का आकार सबसे कम किसका होता है, क्ले का होता है, ठीक। और कल आपने चारों मृदा के बारे में पढ़ लिया, तो उसमें एक मृदा है काली मृदा, जिसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो बताया था कि कौन सी मृदा है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, काली मृदा का जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जल धारण क्षमता ज़्यादा होने के कारण वो जल को अवशोषित करती है। और अच्छा, कणों का आकार बहुत कम होता है काली मृदा में, जो कणों का आकार होता है, और उसकी गहराई ज़्यादा होती है, और कणों का आकार क्या होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत कम mm का होता है, जिसकी वजह से वो जल को ज़्यादा सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, अपने अंदर अवशोषित करती है, ठीक है, काली मृदा। इसी वजह से उनकी जल धारण क्षमता भी क्या होती है, अपेक्षाकृत अन्य सभी मृदा के से ज़्यादा होता है, अन्य सभी मृदा की अपेक्षाकृत इनकी ज़्यादा होती है। और मृदा को जो जल को जो अवशोषित करती है, तो इनका जो आकार है या इनकी क्वालिटी है वो कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये सूखती है और चिपचिपी हो गई, इसका मतलब क्या है, इसमें नमी हमेशा बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, तो इनको सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी मृदा है जिसको सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता होती है, काली मृदा, ठीक है। और जब ये मृदा सूख जाती है,
मतलब जल की मात्रा, जब जल वाष्पीकरण हो जाता है सूखने के पश्चात इसमें दरार भी पड़ जाती है। क्या होती है? दरारें पड़ जाती है। इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। और एक और ऐसा ही है कि जैसे आपका जलोढ़ मृदा में भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा को मतलब कई पार्ट में बांटा गया है। अच्छा, कल आपने पढ़ा था दोमट मृदा, दोमट सॉइल। ठीक, जो दोमट मृदा था इसमें 40% सैंड, 40% सिल्ट प्लस 20% क्ले के आपस में मिलने से दोमट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो तरह की दोमट होती है, एक होता है बलुई दोमट, एक होता है चिकनी दोमट। ठीक है, बलुई दोमट क्या होता है? उनमें कणों का आकार क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा, तो जल को कम मात्रा में अवशोषित करती है। तो उनमें सिंचाई की मात्रा, जो जल का अवशोषण होता है वो बलुई दोमट में कम होता है, जबकि चिकनी दोमट में क्या होता है? कणों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण उनमें जल की अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है। तो अगर दोमट में पूछा जाए कि बलुई दोमट की ज्यादा होती है या चिकनी दोमट की, तो चिकनी दोमट की जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, जबकि बलुई दोमट की अवशोषण क्षमता जो होती है कम होती है। जैसे बालू में आप पानी डालते हैं तो वो अवशोषित होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, जबकि वही चिकनी मिट्टी में डालो तो पानी वो सूख जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कह सकते चिकनी मिट्टी जो है और बालू, तो बलुई दोमट में जल की अवशोषण क्षमता क्या होती है? वो कम होती है, जबकि चिकनी दोमट में ज्यादा होती है। बलुई दोमट में कम, चिकनी में ज्यादा। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि जल की अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा किस में होती है? काली मृदा में होती है। ठीक है, वो दोमट में मैंने डिवाइड किया था। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए जल की अवशोषण क्षमता तो काली मृदा में होता है। ठीक है, और स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। क्ले का होता है। अगला टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन। क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा का क्या बोलते हैं? आवर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल डिग्रेडेशन। आवर्षण का विलोम क्या होता है? आवर्षण का विलोम भी होता है ना, अनावर्षण। क्या होता है? अनावर्षण। ठीक है, आवर्षण का क्या होता है? अनावर्षण। तो यहाँ पे आवर्षण का, मृदा का आवर्षण का तात्पर्य ये है सॉइल डिग्रेडेशन का, कि जो मृदा में उर्वरता पाई जाती है, मृदा की उर्वरता में होने वाली कमी को ही क्या बोलते हैं? मृदा का आवर्षण कहते हैं। याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? मृदा की उर्वरता में होने वाली कमी को ही मृदा का आवर्षण कहते हैं। मृदा की उर्वरता में जो कमी होती है उसी को क्या बोलते हैं? मृदा का आवर्षण के नाम से जाना जाता है। ये कई तरह से हो सकता है। मृदा का आवर्षण कैसे होगा? एक तो जैसे हम पशुचारण ज्यादा करते हैं। ठीक है, पशुचारण मतलब क्या? पशुओं के द्वारा जो चराई की जाती है। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में जल, वर्षा अधिक हो तब भी मृदा का आवर्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा जलीय जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है, अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भी क्या होता है? मृदा का आवर्षण होता है। अपर्दन के फलस्वरूप हो रहा है, अधिक चराई के कारण भी होता है, मृदा का आवर्षण होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे वनों का उन्मूलन जब हम करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, उससे भी क्या होता है? आपके मृदा का आवर्षण अत्यधिक होता है। तो इसमें एक प्रकार है मृदा का अपर्दन, जो है हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि मृदा का अपर्दन होता क्या है। ठीक है, अपर्दन क्या है? एक होता है अपक्षय, आपने पढ़ा था। अपक्षय में क्या? चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। और एक साथ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेके जाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन की क्रिया होती है, जो कि जल के द्वारा होती है। जल के द्वारा भी हो सकती है, वायु के द्वारा भी होती है, हिमानी के द्वारा भी होती है। ठीक है, अलग अलग मतलब उसकी प्रक्रिया है, या निर्वनीकरण भी बोलते हैं इसको। मृदा का अपर्दन, मृदा का आवर्षण याद रखें कि मृदा का आवर्षण या डिग्रेडेशन का तात्पर्य क्या है? उर्वरता में होने वाली कमी। उर्वरता में जो कमी होती है उसी को क्या बोलते हैं? मृदा का आवर्षण बोलते हैं।
सॉइल इरोजन, ठीक है, मृदा का अपरदन, इसमें लिखना जो है मृदा का अपरदन का तात्पर्य मृदा का अपरदन, मृदा अपरदन या मृदा का अपरदन का तात्पर्य ऊपरी संस्तरों का विनाश, ऊपरी संस्तरों का विनाश, जो ऊपरी संस्तर होते हैं, ऊपरी लेयर्स होते हैं, उनके विनाश से है। ऊपरी संस्तरों के विनाश से है, मतलब ऊपरी जो लेयर होता है उनका इसमें विनाश होता है। और ये मानवीय भी हो सकता है और प्राकृतिक भी। इसके दो कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मानवीय होते हैं, वह दूसरा प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक कारक। जो प्राकृतिक कारक होता है वो एक समयबद्ध, एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब एक समान उसमें समरूपता दिखाई देती है, समय के साथ परिवर्तन एक समान होता है। किंतु जो मानवीय कारक होते हैं वो क्या है? वो अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है। प्राकृतिक कारक को अत्यधिक तीव्रता से परिवर्तित करता है। मतलब कोई भी अगर मानव हस्तक्षेप होगा, जैसे पशुचारण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया जो धीमी थी वो अब यहाँ पे क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो मानवीय अपरदन जो होता है, जो मानवीय क्रियाएं या मानवीय कारक होते हैं, वो मृदा अपरदन की गति को क्या करती है? बढ़ा देती है। जबकि प्राकृतिक अपरदन क्या होता है? प्राकृतिक कारक क्या होते हैं? वो एक समान रूप से धीरे धीरे होता रहता है। उनकी स्पीड अपेक्षाकृत मानवीय कारकों की अपेक्षाकृत क्या होती है? स्लो होती है। अब मृदा अपरदन जो होता है, इसके कुछ कारण दिए गए हैं, कई सारे कारण हैं, उनका आप नाम याद रखना, ठीक है? आप मतलब ऐसे में भी लिखते हैं ना, जहाँ आप मृदा अपरदन या भूस्खलन से संबंधित कोई भी ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है? मृदा अपरदन के कारण इसमें पहला कारण है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का तात्पर्य क्या? वनों की कटाई से। क्या होता है? वनों की कटाई से। अब वन न होने से मृदा अपरदन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? वन नहीं होंगे तो क्या होगा? जल, ठीक है? वन के न होने पर क्या होता है? जल या पवनों के द्वारा जल क्या करेगा? मृदा को अपने साथ बहा के लेके जाएगा। और जल वन क्या करते हैं? जो जल होता है और मृदा में क्या होता है, सॉरी पेड़ों में क्या होता है? उनकी जड़ें होती है, वो मिट्टी को क्या करती है? बांध के रखती है। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अगर वनों की हम कटाई कर देंगे तो उससे क्या होगा? जो मृदा है वो जल के द्वारा बहकर आगे चली जाती है, तो वहाँ पे मृदा मतलब सॉइल इरोजन होता है, ठीक है? अगर पेड़ की शाखाएं, जो तने होती हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, वो जो वायु के द्वारा अपरदन होता है, वायु अपरदन या पवन अपरदन, वो उसको रोकती हैं। तो पवनों के द्वारा होने वाले अपरदन को भी रोका जा सकता है अगर वन होंगे। लेकिन अगर निर्वनीकरण कर देंगे, वनों की कटाई, वनों की मतलब निर्वनीकरण, वनों से रहित कर देंगे अगर मृदा क्षेत्र को, तो वहाँ पे अपरदन क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में होगा। तो निर्वनीकरण का संबंध क्या है? मृदा के अपरदन से है। अगर निर्वनीकरण ज्यादा होगा तो मृदा का अपरदन अत्यधिक होगा। वनीकरण मतलब वन अधिक लगाना है, लेकिन निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई से संबंधित। कैसे ये वर्क करती है? क्योंकि जो इनकी शाखाएं होती हैं और जड़ होती है, जड़ें जो होती हैं मृदा को बांधे रखती है, और जो इनकी तने होती हैं, पेड़ पौधों के जो तने होते हैं, वो वायु से होने वाले अपरदन को रोकती हैं। तो मतलब एक तो जल अपरदन से बचाती है जड़ें, जबकि तना और शाखाएं जो होती हैं इनको वायु अपरदन से बचाती है, ठीक है? दूसरा है अत्यधिक चारण, अत्यधिक पशुचारण इसको बोलते हैं। देखो पशु चराना, ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन अगर ये अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है? इसकी वजह से जो घासें होती, घास जो होती है क्या करती है? घास है, पशु जो होती है घास चरती है, तो घास मिट्टी को बांध कर रखती है। तो अत्यधिक पशु चारण की वजह से भी मृदा का अपरदन होता है, ठीक है? मृदा का अपरदन जो होता है अत्यधिक पशु चारण के कारण भी होता है। एक कारण और है, बहुत सारे कारण है। भूस्खलन। भूस्खलन में क्या होता है? जो भी पहाड़ या पर्वत होते हैं वो धंस जाते हैं, उनके धंसने के कारण भी क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। पहाड़ों या पर्वतों के नीचे धंसने के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। जो ऊपरी भाग में जो मृदा पाई जाती है वो धंसकर
नीचे चली जाती है, उनके धंसने के कारण ही मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है। तो निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, भूस्खलन, इसके अलावा आपका है जलीय अपरदन है, वायवीय अपरदन है, हिमानी अपरदन है, कई सारे अपरदन है, ठीक है, सब लिख लो। जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन। ये क्या होता है? जलीय अपरदन क्या होता है? जल के द्वारा, जैसे नदी का जल हो चाहे वर्षा का जल हो, इनके द्वारा होने वाले अपरदन को हम जलीय अपरदन बोलते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा था लवड़ी अपरदन, लवड़ी अभी मृदा के बारे में पढ़ा था, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में पढ़ा था कि जब जलीय अपरदन, जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तब भी मृदा क्या होती है? अनुर्वर हो जाती है। किंतु अगर जल की मात्रा क्या हो जलीय, और जल के द्वारा जैसे आपने पढ़ा है रिल अपरदन या रिल इरोजन पढ़े होंगे, गली इरोजन पढ़े होंगे। वर्षा की बूंदें जो होती है वो मृदा की परत को धीरे धीरे उनका अपरदन करती रहती है। जो ऊपरी, इसको अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बता देंगे। एक होता है वायु अपरदन, जब पवनों के द्वारा जो मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं, जो हवा अधिक तीव्रता से चलती है या चक्रवात आते हैं, उस समय मृदा के जो सबसे पतले महीन कण होते हैं वो हवा के साथ बहकर आगे चले जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? वायु, ये किसके कारण होता है? वायु अपरदन के कारण होता है। ये वायु अपरदन के कारण होता है। सर आगे, वायु अपरदन में मृदा के ये वायु के द्वारा मृदा के कणों का, छोटे छोटे कणों का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की वजह से मृदा का अपरदन होता है। उस क्षेत्र में क्या होता है? जो उपजाऊ मृदा है उस स्थान से हटके किसी अन्य स्थान पर चली जाती है, जिससे क्या होता है? वायु अपरदन। ये वायु अपरदन के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला है हिमानी अपरदन। हिमानी अपरदन क्या होता है? हिमानी का मतलब क्या होता है? जैसे आप पहाड़ पर देखेंगे बर्फ होता है, ठीक है, बर्फ के टुकड़े और बर्फ का जो जल में परिवर्तन होता है, जब वो हिमानी हिमरेखा से नीचे, वो जब पिघल कर नीचे आते हैं तो पहाड़ों पे जो भी मृदा होती है, पहाड़ों या पर्वतों की मृदा जो होती है उनको अपने साथ लेकर आती है, और वो एक साथ लेकर कहाँ पे जमा करती है? जो तलछटी एरिया होता है, वहाँ का तलछटी क्षेत्र होता है या ढलान होती है, वहाँ पे लाकर चट्टानों को, क्योंकि हिमानी के द्वारा भी अपरदन होता है। हिमानी जो है वो बर्फ के रूप में, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या जल के रूप में परिवर्तित होकर नीचे आते हैं, ढलान से नीचे, ढलान की तरफ आते हैं और ढलान में लाकर चट्टानों के टुकड़ों को जमा करते जाते हैं या उनके सेडिमेंट्स को जमा करते हैं। तो उस क्षेत्र में जो अपरदन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिमानी अपरदन। और वहाँ पे जमा होने वाले, जो ढलानों पे जमा होते हैं सेडिमेंट जमा होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़। तो जो ढलान होती है वहाँ पर क्या होगा? उपजाऊ मृदा ज़्यादा होगी। अगर ऊपरी भाग में देखेंगे और निचले भाग में, ढलान पे देखेंगे तो ऊपरी ढाल, एक निचला ढाल, दो ढाल होगा। तो ऊपर से अगर चट्टानों के टुकड़े या ऊपरी उसके संस्तर जो लेयर्स है वहाँ से उनका अपरदन हो रहा है लगातार, वो आगे जाके कहाँ पे जमा होंगे? जो भी गर्त होगा या ढाल होगा वहाँ पे जमा होते चले जाएंगे, और जहाँ पे ये जमा होंगे वहाँ पर उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी, जबकि ऊपरी ढाल पे उर्वरता जो होती है वो कम होती है। इसको बोलते हैं हिमानी अपरदन के नाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वनों में आग लगना, वनों में आग लगने के कारण भी ऐसा होता है, ठीक है। कई सारे उदाहरण है, इसका अपलोड कर लो। मृदा के अपरदन के कारण है, मृदा अपरदन के कारण, ठीक है। और जैसे सिंचाई हम करते हैं, तो सिंचाई अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो भी एक मतलब कारण है इसका मृदा अपरदन, ठीक है। इसका 2-3 और है। एक तो धूम कृषि भी है, झूम कृषि के कारण। दूसरा जो है त्रुटिपूर्ण फसल चक्र, सिंचाई भी अगर गलत तरीके से करते हैं, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधि। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि पता है?
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होती है, ठीक है, या ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें जंगलों को काट कर, एक स्थान पे जंगलों को काट कर वहाँ पे खेती की जाती है, और जब उस जमीन या उस मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है, ठीक है, फिर उस स्थान को छोड़ के किसी और अन्य स्थान पे चले जाते हैं। इसीलिए झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। तो जिस मृदा में उर्वरता कम हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जंगल को काट देंगे उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या होता है, हिमानी के वायु के द्वारा, जल के द्वारा वहाँ पे लगातार अपरदन जारी रहता है। इसलिए झूम कृषि को भी क्या है, मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण माना गया है। और फसल चक्र अगर सही तरीके से नहीं बो रहे, कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए, ठीक है, किस फसल के बाद किस फसल का उपयोग करना चाहिए, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो इसकी वजह से भी मृदा अपरदन होता है। और सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां, मतलब सिंचाई कई तरीके से होती है। अगर सिंचाई की सही विधियों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। जैसे आपने भी जस्ट बताया था कि पंजाब वगैरह क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, अधिक सिंचाई की जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या, मृदा का अपरदन, मृदा अपरदन भी ज़्यादा हो रहा है, और मृदा जो है लवणीकरण, मृदा का क्या हो रहा है, लवणीकरण हो रहा है, मतलब सलाइन में वो कन्वर्ट हो रहा है, सलाइन सॉइल में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इतना नोट हो गया, एक बार अगला है मृदा अपरदन के चरण। क्या है, मृदा अपरदन के चरण। मतलब ये स्टेप है, मृदा का अपरदन कैसे कैसे किस स्टेप पे होता है। सबसे पहले जो होता है, वर्षा की जो बूंदें पृथ्वी की ऊपरी परत पर पड़ती हैं या ऊपरी लेयर्स में पड़ती हैं, तो ये जब बूंद बूंद करके पड़ता है ना, वर्षा की बूंदें बूंद बूंद करके पड़ती है, ठीक है, तो उससे होता है बूंद अपरदन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन के नाम से जानते हैं। स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। जब वर्षा की बूंदें लगातार अधिक तीव्रता से पड़ती है, यानी मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है, तो ये क्या करती है, पूरी मृदा की एक परत को ही हटा देती है। मृदा की जो ऊपरी परत है, आप देखेंगे वर्षा की बूंदें जब दीवार या छत के किनारों पे देखते हैं, तो जहां पर गिरती है वहां पे क्या होता है, गर्त जैसा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका बूंद अपरदन के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो मतलब गड्ढा थोड़ा छोटा होता है। किंतु अगर यही वर्षा क्या हो, मूसलाधार वर्षा हो, मतलब अधिक तीव्रता से अधिक टाइम तक जब वर्षा होती है, तो मृदा की ऊपरी परत ही बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, परत अपरदन बोलते हैं, या सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं। अगला जो आपको परत अपरदन। तो जो आपका बूंद अपरदन है, क्या है, सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, बूंद अपरदन। प्रथम चरण क्या है इसका, बूंद अपरदन। बूंद अपरदन जो होता है वो प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। मृदा अपरदन में देखा जाए तो पहला चरण जो होता है वो बूंद अपरदन है। दूसरा चरण क्या है, बूंद के जब बूंद अपरदन हो रहा है, मृदा के छोटे छोटे टुकड़े मतलब पानी की बूंदों की वजह से हट रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसके बाद जब मूसलाधार वर्षा होती है, बूंद लगातार गिर रही, जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है, यानी मूसलाधार वर्षा होती है, तो ऊपर की पूरी लेयर ही एक स्थान से हटकर, पतली लेयर एक स्थान से हटकर आगे दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहां पे जो अपरदन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं। सीट इरोजन के नाम से। अब यही लेयर जो वर्षा की बूंदें हैं, मतलब वर्षा की ज्यादा मात्रा होने की वजह से आप देखते होंगे मृदा की ऊपरी परत में नालियां बन जाती हैं, थोड़ा कम गहरी और पतली नालियां दिखाई देती है, छोटी छोटी नालियां दिखाई देती, पतली पतली, ठीक है, ऐसे वेन्स की तरह, ठीक है, सिराओं की तरह, मतलब ये दिखाई देती है मृदा के ऊपरी भाग में, मृदा के ऊपरी लेयर्स में कुछ पतली पतली नालियां और कम गहरी नालियां दिखाई देती है, जिनको हम बोलते हैं रिले इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिले अपरदन या रिल अपरदन इसको बोलते हैं। ये क्या, रिल अपरदन क्या, एक तरह से नालियां हैं बट कम गहरी नालियां। कैसी, कम गहरी और कम चौड़ी, उनकी चौड़ाई भी बहुत कम होती है। जो वर्षा जब ज्यादा होता है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है रिले अपरदन का। तो परत, पहले बूंद अपरदन बनता है, फिर परत, ठीक है, उसके बाद आपका रिल इरोजन्स। ठीक, रिल इरोजन्स में जो नालियां होती हैं वो पतली होती है, कम गहरी होती है, किंतु अगर यही इनका आकार इनके अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा हो जाए,
ठीक है। रिल के अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, इनकी चौड़ाई भी थोड़ा बढ़ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं अवनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवनालिका। रिल का आकार अगर बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं। इसमें नाली के समान नालिका लिखा ना, एक उनकी चौड़ाई क्या होती है, रिले की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, और गहराई भी उनकी अपेक्षा रिले की अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। गली इरोजन, इसमें क्या होते हैं, नालियों से संबंध, कम गहरी नालियां होती है, कम चौड़ी और कम गहरी नालियां होती है। बारिश के उसमें भी तो कर सकते हैं। सब बारिश के कारण ही हो रहे हैं, जितने भी ये सब हो रहे हैं वर्षा के कारण ही हो रहे हैं, सब वर्षा के कारण होते हैं। अगर यही रिले की अपेक्षा इनका क्या होता है, आकार ज्यादा होता है। ये रिले के अपेक्षाकृत अत्यधिक होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। इनकी चौड़ाई, इनकी गहराई अपेक्षाकृत रिल के अपेक्षाकृत जो है अवनालिका अपर्दन का ज्यादा होता है। अगर यही अवनालिका अपर्दन का आकार अधिक और अधिक बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा चैनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धारा चैनल के नाम से इसको जाना जाता है, धारा चैनल, स्ट्रीम करंट इरोजन के नाम से जानते हैं इसको। पांचवा धारा चैनल, धारा चैनल अपर्दन। चैनल इरोजन, धारा चैनल इरोजन, ये तीनों देखो सेम चीज है, ठीक है, बट अंतर क्या है, इनके आकार में अंतर दिखाई देता है। रिले अपर्दन में जो नालियां होती है वो कम चौड़ी और कम गहरी होती है, उनसे अधिक देखा जाए तो अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन का जो उदाहरण आपको देखने को मिलता है वो चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है, वहां पे कुछ उत्खात भूमि दिखाई देती है। वो किसके कारण निर्माण होता है, उनका अवनालिका अपर्दन की वजह से होता है, या उत्खात, चंबल की उत्खात भूमि या बीहड़ क्षेत्र जो है चंबल का, वो कौन से अपर्दन के अंतर्गत आता है, अवनालिका अपर्दन के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि धारा चैनल क्या है, अगर अवनालिका अपर्दन का भी बड़ा क्षेत्र देखें कि जब पूरी धारा के रूप में जल का प्रवाह होता है, एक धारा के रूप में जल का प्रवाह होता है, यानी करंट के रूप में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धारा चैनल अपर्दन के नाम से जाना जाता है इसे। और इनका क्रम एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सबसे प्राथमिक चरण कौन सी है, बूंद है। मतलब आप ऐसे सोचो खुद से कि घर पे बारिश होती है, सबसे पहले जब वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो बूंद बूंद करके मतलब मिट्टी को हटाएंगे एक स्थान से, जब उस स्थान पे मिट्टी हटेगा जिस स्थान पे गिरा, फिर वहां से वो लेयर आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊपरी लेयर हटता है तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, परत इरोजन, मतलब लेयर वाले हैं, ठीक है, जिसको सीट बोलते हैं। उसके बाद ये जब सीट हट जाता है, ऊपरी लेयर थोड़ा सा हटेगा उस स्थान से, तो नीचे क्या होगा, मुलायम क्षेत्र आएगा, तो एक नाली के पानी का जब प्रवाह होगा, जैसे ही वर्षा की मात्रा या जल की मात्रा बढ़ेगी, उससे क्या होगा, अब ये जो सीट इरोजन हो रहा था वो नाली, मतलब इस नालियों में परिवर्तित होगा, और नालियों को हम क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। ये नालियां, ये तीनों के तीनों क्या है, नालियों के बारे में बताया गया। अब बट इनके आकार पे डिपेंड करता है कि आकार ज्यादा बड़ा है तो आपका लास्ट वाला है, क्या नाम उसका, धारा चैनल। अगर उनसे छोटा है तो गली इरोजन, यानी आपका क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन होता है। अगर उनका आकार बहुत छोटा है या उनके चौड़ाई क्या है, बहुत कम है, कम गहरी नालियां हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिल इरोजन के नाम से जानते हैं। इनका एग्जाम में क्रम पूछा जाता है, याद रखना। सबसे पहले कौन सा है, बूंद, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरे पे रिल, ठीक है, और चौथे पे और पांचवे पे धारा चैनल। एक ध्यान देना, यहाँ पे रिल लिखा है, ठीक है। रिल से एक होता है रिले एग्रीकल्चर, होता है रिले कृषि, ठीक है। ये रिल है वो रिले है। रिले एग्रीकल्चर जो होता है, रिले कृषि क्या होता है पता है किसी को, रिले एग्रीकल्चर में जैसे एक खड़ी फसल होती है, अच्छा यहाँ पे होता है कि नहीं, बट जौनपुर वगैरह में कहीं कहीं पे खेती की जाती है उसकी, या आप जैसे देखेंगे जहाँ पर फसल की जो गहनता होती है वो ज़्यादा जरूरत, मतलब फसलों की उत्पादन की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा भी होती है, ठीक है, जौनपुर में होता है थोड़ा बहुत, कि वहाँ पर एक फसल खड़ी रहती है और दूसरी फसल उससे पहले बो दी जाती है, कटाई से पहले ही दूसरी फसल उसमें बो दी जाती है। जैसे चावल की खेती की जाती है ना, धान की फसल लगाई गई है और उसके साथ में क्या पानी उसमें पहले से ही भरा रहता है, उसमें वो गेहूं को पहले से उसमें बो देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब गेहूं का बीज निकलने लगता है, उस समय जो होता है निकलने से थोड़ा पहले, क्योंकि टाइम लगता है गेहूं के बीज निकलने से पहले, तो दूसरी फसल जो पहले से खड़ी है उसको तब काटा जाता है।
तो एक खड़ी फसल के साथ में ही दूसरी जब फसल बो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिले एग्रीकल्चर बोलते हैं। आपने देखा होगा सर, यहाँ पे नहीं होता ना, एक फसल जब काट दी जाती है उसके बाद जुताई करके फिर दोबारा बोई जाती है, तो जब ऐसी क्रिया जब दोनों साथ साथ चलती है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिले पर्जन, मतलब रिले एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। एक खड़ी फसल के साथ में दूसरी फसल अगर पहले से बो दी जाती है कटाई से पहले, उस एग्रीकल्चर को जो है रिले एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। आगे क्या, मृदा संरक्षण के उपाय लिखो। पहले अवनालिका पर्जन के कुछ क्षेत्र है उनको अलग से थोड़ा देखो। अवनालिका पर्जन कहाँ दिखाई देता है आपको, एक तो अभी आपने सुना कहाँ पे, चंबल का जो बिगड़ क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे भी अवनालिका पर्जन दिखाई देती है। कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देते हैं, चंबल का बिगड़ क्षेत्र जो है या उत्खात भूमि जो है, यहाँ पे भी अवनालिका पर्जन का उदाहरण है। दूसरा आपका पंजाब हुआ, पंजाब में शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग में, पंजाब में जो शिवालिक हिमालय, हिमालय का तीसरा भाग, ठीक है, उसके दक्षिणी भाग में भी आपको अवनालिका पर्जन देखने को मिलता है। तीसरा है आपका छोटा नागपुर, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र में भी आपको अवनालिका पर्जन दिखाई देता है। एक और क्षेत्र है जहाँ पे आप अवनालिका अपर्जन के उदाहरण देख सकते हैं, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक, ये गली इरोजन के कुछ उदाहरण है। ठीक, यहाँ पे अवनालिका पर्जन दिखाई देता है। कहाँ पे दिखते हैं, पंजाब के शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है, छोटा नागपुर में राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, चंबल के बेहड़ क्षेत्र में, और गुजरात के कच्छ जो क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी के पूर्वी और उत्तर पूर्वी छोर पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या है, गली इरोजन के कुछ उदाहरण है। इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें आप चंबल वाला जरूर याद रखना। ठीक है, चंबल वाला क्या है, अवनालिका पर्जन के कारण। ठीक, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी। चंबल की सहायक नदी का नाम क्या है, बीहड़ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, अगला लिख लो, मृदा संरक्षण के उपाय। बीहड़ एक नदी का नाम है। बीहड़ मतलब जो होता है उत्खात भूमि। क्या होता है, बीहड़ का मतलब क्या होता है, उत्खात भूमि बोलते हैं। उत्खात मतलब जो उठी हुई भूमि दिखाई देता है, क्योंकि नली के जैसे एक समतल भूमि है और नदियों के द्वारा उसमें गली बना दी जाती है, मतलब नालियाँ जो होती चौड़ी होती हैं, तो जो ऊपर उठे हुए भाग दिखाई देते हैं, जैसे बीच में नाली गई है तो एक क्षेत्र उठा हुआ दिखाई देगा, फिर बीच में नाली, फिर उठा हुआ क्षेत्र, उसी को क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। इसको हम बीहड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीहड़। ओके, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई थी, एक बोर्ड बनाया गया था 1953 में। 1953 में एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था, मृदा के संरक्षण के लिए तथा मृदा में सुधार करने के लिए। उनके संरक्षण के साथ साथ मृदा में सुधार कैसे किया जाए, उसके लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। स्थापना वर्ष क्या होता है, 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाता है। याद रखो, संस्था, उस बोर्ड का नाम क्या था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। स्थापना वर्ष था 1953। 1953 में
मृदा के संरक्षण और सुधार के लिए। इसका काम क्या था? संरक्षण और सुधार करना। संरक्षण व सुधार। संरक्षण और सुधार दोनों काम के लिए किया गया था। मृदा के संरक्षण और सुधार के लिए मृदा संरक्षण केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो है 1953 में किया गया था। ठीक है, और इसकी कुल 3 विधियां जैसे मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। एक तो आपका यांत्रिक विधि होती है, ठीक है, यांत्रिक विधि है। दूसरा जो है आपका जैविक विधि है। तीसरा आपका जो है वो सामाजिक विधि है। कौन सी विधि है? सामाजिक विधि है, सामाजिक उपाय के नाम से जानते हैं। ठीक, इनको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने उपाय हैं इनके? कुल 3 है। पहला आपका है यांत्रिक उपाय। दूसरा है आपका क्या बोलेंगे, जैविक उपाय। तीसरा है आपका सामाजिक उपाय। ठीक है, 3 उपाय। इसमें पहले पढ़ते हैं यांत्रिक उपाय के बारे में। यांत्रिक उपाय में एक क्या कर सकते हैं, यांत्रिक चीजें जो होती हैं जैसे मेड़बंदी हो गई। ठीक है, खेतों की अगर हम मेड़बंदी कर देते हैं, मेड़बंदी जब करते हैं उससे एक तरह से हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। या जो जल का बहाव होता है वो एक खेत से दूसरे खेत में मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि मेड़ जब बने रहते हैं तो जो जल के द्वारा जो अपरदन होता है वो रुक जाता है। और इसके अलावा जो वायु के द्वारा होने वाली छोटे छोटे कणों का अपरदन होता है, मतलब वायु जिसको बहा कर लेके जाती है, अगर मेड़बंदी की जाती है तो उससे वायु अपरदन, वायु के द्वारा होने वाला अपरदन जो मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं उनका नहीं हो पाता है। इसके द्वारा जल के द्वारा होने वाले भी अपरदन मेड़बंदी के कारण नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक उपाय क्या हो गया आपका? मेड़बंदी। मेड़बंदी करके भी हम क्या करते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए मेड़बंदी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक और उपाय है जिसको हम बोलते हैं मृदा का समतलीकरण। मृदा का समतलीकरण करके भी मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। अगर मृदा समतल रहेगी, मतलब जो आपका खेत है, जो खेती के लिए कृषि योग्य जो भूमि है, अगर वो समतल रहती है तो जल के द्वारा होने वाला अपरदन या वायु के द्वारा होने वाला अपरदन जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। इसीलिए मृदा का क्या करना चाहिए, हमेशा खेतों का जो है समतलीकरण करके रखना चाहिए। अगर वो उत्खाट टाइप का रहेगा, मतलब उठा हुआ भाग रहेगा, तो हवा के द्वारा भी उसका अपरदन होता रहेगा या जल के द्वारा भी उसका अपरदन होता रहेगा। मतलब इसीलिए आपको मृदा का संतुलीकरण आवश्यक है। तो मृदा को क्या करना चाहिए, हमेशा समतल या समतुली करके रखना चाहिए। अगला जो है समोच्च रेखी कृषि होता है, समोच्च रेखी कृषि। अच्छा, मेड़बंदी में आप एक और कर सकते हैं, पत्थरों एवं चट्टानों से मेड़बंदी कर सकते हैं। पत्थरों व चट्टानों के बाद, पत्थर और चट्टानों के बाद बना देंगे तो उससे क्या होगा, जो वायु के द्वारा होने वाला अपरदन है या मृदा के द्वारा, जल के द्वारा होने वाला अपरदन वो रुक जाएगा। एक विधि ये भी होगी यांत्रिक उपाय के अंतर्गत। मेड़बंदी भी हम करते हैं, खेतों की मेड़बंदी तो की जाती है। ठीक, और एक है समोच्च रेखी कृषि। क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई देता है। जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊंचाई, एक समान ऊंचाई वाले जो भी स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। जबकि दूसरा तल जो होता है, जैसे हम बोलते हैं सीढ़ीदार खेती करते, जैसे सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो इस तरह से समोच्च रेखी कृषि के अंतर्गत आता है। लेयर बाई लेयर, मतलब ऊपर फिर उसके नीचे दूसरा, एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी मृदा का अपरदन हो रहा है ऊपर से, जैसे सीढ़ीदार करेंगे तो ऊपर से जैसे मृदा का अपरदन होगा जल के द्वारा, तो वो मृदा निचले भाग में आएगी, सीढ़ी के रूप में तो निचले भाग में आएगी। तो वहां पे जो मृदा का अपरदन हुआ तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है, उस क्षेत्र में तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसके निचले क्षेत्र में क्या होता है, वो मृदा आके सेफ रहती है। ऐसा नहीं कि वो बहकर ढालों में चली जाए। ठीक है, तो ऐसी जो कृषि होती है, मतलब ऐसे इस तरह के अपरदन को सुनिश्चित रखने के लिए समोच्च क्या बोलते हैं, समोच्च रेखी कृषि की जाती है। सीढ़ीदार कृषि हम इसको बोल सकते हैं। क्या, सीढ़ी नुमा कृषि के अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं कि समोच्च रेखी कृषि क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती। अगला जो है आपका एक है बेसिन लिस्टिंग। क्या होता है, बेसिन लिस्टिंग।
बेसिन लिस्टिंग क्या होता है? बेसिन का मतलब क्या होता है? गर्त होता है ना। जब पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक, जो भी पर्वतीय क्षेत्र होंगे, यहाँ पे ढलानों पर, ढालों पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गर्त या बेसिन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जैसे मृदा का अपरदन होगा, इस क्षेत्र से मृदा का अपरदन होगा, तो यहाँ पे मृदा का अपरदन होगा, तो हमें बीच बीच में क्या करते हैं, बीच बीच में अलग अलग हम लोग गर्तों या बेसिन का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाली जो मृदा है वो यहाँ पे आके गर्त में क्या होती है, जमा हो जाती है। तो यहाँ पे जल और किसका, मृदा का जमा होता है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जहाँ पे गर्त होगा आगे तो मृदा जाएगी नहीं, तो यहाँ की मृदा जाके यहाँ पे स्टोर होगी। इसी को हम बोलते हैं बेसिन लिस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन लिस्टिंग। मृदा का एक अगले भाग में गहराई या गर्त यानी बेसिन का निर्माण करके मृदा को संरक्षित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये होता है। कहाँ पे होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा को संरक्षित रखने के लिए मृदा के मतलब पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई से निचले स्तर नीचे की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे बेसिन या गर्तों का निर्माण किया जाता है। किसके लिए? मृदा के संरक्षण के लिए। यहाँ पे मृदा और जल का जमाव होता रहता है। तो अब देखा जाए तो बताओ कौन से क्षेत्र में, इस भाग में मृदा का मतलब उर्वरता ज्यादा होगी या जहाँ पे बेसिन या गर्त होंगे? तो ढलानों या गर्तों में जो होता है मृदा ज्यादा उर्वर होती है, ठीक है। जैसे हम पर्वतीय मृदा जब बता रहे थे उस टाइम, ठीक है। पर्वतीय मृदा में क्या होता है, ऊपरी ढलान और निचली ढलान। तो निचली ढलान में क्या होता है, मृदा जो होती है ज्यादा उर्वर होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लिस्टिंग, सॉरी बेसिन लिस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन लिस्टिंग। जैविक उपाय में अगला है जैविक उपाय। 3-4 है, इनको याद रखना। मेड़बंदी हो गया मृदा का, ठीक है, समतलीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे पत्थरों चट्टानों के बांध बना के भी हम मृदा को संरक्षित रख सकते हैं। समोच्च रेखीय कृषि के माध्यम से सीढ़ीनुमा कृषि जो होती है, खेती होती है, बेसिन लिस्टिंग के माध्यम से भी मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। जैविक क्या होता है? जैविक के अंतर्गत जो होता है आपका ऐसे फसल चक्र होता है। फसल चक्र पता ना, एक फसल के बाद दूसरी फसल, ऐसे फसलों का उगाना जिससे मृदा का अपरदन ना हो। एक विधि क्या होगी इसके अंतर्गत? फसल चक्र। सही तरीके से अगर फसल चक्र का प्रयोग किया जाएगा तो मृदा का अपरदन होगा या मृदा को संरक्षित होने से बचाया जा सकता है। फसल चक्र के माध्यम से भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? वनीकरण करते हैं। वनीकरण का मतलब क्या होता है? वनों को लगाना। अधिक वन लगाएंगे उससे क्या होगा? ये एक तरह से क्या है, सब जैविक उपाय ना। वनीकरण के माध्यम से वनों पवनों द्वारा होने वाला अपरदन तथा जल के द्वारा होने वाला अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा जो होता है हरी खाद। हरी खाद जो होता है, हरी खाद के अंतर्गत जैसे आपका ढैंचा हो गया, सनई हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया। ये सब जो होता है हरी खाद के अंतर्गत होता है, ठीक है। अलग अलग फसलें हैं, ठीक है। हाँ, ढैंचा है, सनई है, ठीक। ढैंचा, सनई, मूंग, लोबिया, उड़द, ये सब जो होते हैं हरी खाद के रूप में यूज की जाती है। जिसमें सनई जो होता है, सनई में जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये पूछा जाता है किसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सनई, इन सभी जो भी मैंने एग्जांपल बोला, सनई, ढैंचा, ठीक है, मूंग, लोबिया, उड़द, इसमें जो होता है सनई में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और ये सभी जो होते हैं हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और मृदा के ऊपरी भाग में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की एक पतली परत बिछा दी जाती है, जिसकी वजह से होने वाला अपरदन जो है रुक जाता है, ठीक है। जो मृदा अपरदन होता है, जब सनई हो चाहे ढैंचा हो, आपने ढैंचा तो जरूर सुना होगा। ढैंचा लगाया जाता है ना खेतों की उर्वरता को बनाए रखने के लिए गर्मियों के महीने में, ढैंचा, ठीक, सुना होगा। हरी खाद में क्या क्या होता है? जैसे आपका ढैंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, सनई, इनका प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में किया जाता है। इनकी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर की एक पतली परत जो है मृदा के ऊपर या खेत के ऊपर बिछा दी जाती है, जिससे आपका मृदा का अपरदन मतलब संरक्षित होता है। कैसे मृदा का संरक्षण किया जा सकता है? वर्मी कंपोस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। वर्मी कल्चर पढ़े ना, केचुए की खेती जो होती है उसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो केचुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। वर्मी कल्चर, इसको जान लो कि वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? केचुए की खेती की जाती है। कल्चर मतलब क्या होता है? खेती।
कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती होता है। तो वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत केचुए का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसकी वजह से जो केचुए होते हैं मृदा के जो कण होते हैं उनको बारीक या मुलायम भाग में परिवर्तित करते रहते हैं, जिससे मृदा का संरक्षण भी बरकरार रहता है और साथ में उर्वरता भी बनी रहती है। मृदा की उर्वरता इनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बनी रहती है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? मृदा का संरक्षण करना है। मृदा का संरक्षण और क्या बोल सुधार दोनों करने के लिए हमें मृदा की उर्वरता का भी बनाए रखना जरूरी होता है। ये नहीं कि मृदा को सिर्फ संरक्षित रखना है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए। इसका मतलब ये है कि उनमें सुधार भी हो, और सुधार करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करके मृदा में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, मृदा में सुधार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाए, मतलब वर्मी कंपोस्ट हो चाहे हरी खाद हो, इनके द्वारा भी मृदा को क्या कर सकते हैं? मृदा में सुधार कर सकते हैं। संरक्षित रखना तो ठीक है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, लेकिन सुधार करना भी एक तरह से मृदा संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय क्या नाम है? केंद्रीय मृदा सुरक्षा या संरक्षण बोर्ड के, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के द्वारा 1953 में इसकी स्थापना, मतलब मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, जिसके अंतर्गत संरक्षण और सुधार की बात कही गई है। ठीक है, मृदा के संरक्षण भी करना है, साथ में सुधार भी करना है। और सुधार करने के लिए क्या? वर्मी कंपोस्ट हुआ, हरी खाद हुआ या फसल चक्र हुआ, ये सब क्या होता है? सुधार करते हैं। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाना तो और भी है ना, यांत्रिक उपाय से बेड़बंदी हो गया, ठीक है, या आपका बेसिन लिस्टिंग हो गया, ये सब करें। इसके अलावा जो है कृषि वानिकी भी आता है। कृषि वानिकी क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं। कृषि वानिकी मतलब एक ही जगह में काफी सारी फसल किया जाना। कृषि वानिकी में क्या होता है? जैसे खेत है, ठीक है, आपका एक खेत है, इसके चारों तरफ ठीक है 3 से 4 लेयर में, लगभग 3 या 4 लेयर के आसपास चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष लगा दिए जाते हैं। इसी को क्या होता है? खेती के साथ में वनीकरण। इधर कृषि भूमि है यहाँ पर, और इधर यहाँ पे वन लगा दिया जाता है। ठीक है, चारों तरफ तो 3 से 4 लेयर में लगाया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वन लगा, पूरा का पूरा जब वन लगाया तो उसको हम वनीकरण बोलते हैं, फॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जबकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है, कृषि वानिकी इसको बोलते हैं, जिसमें खेत के चारों तरफ 2 से 3 लेयर में आपके पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे आपके मृदा का भी संरक्षण बना रहता है, या आपकी जो मिट्टी होती है वो बढ़कर आगे नहीं जाती है। ठीक है, इन पेड़ों के द्वारा संरक्षित रहती है, इसी को बोलते हैं कृषि वानिकी बोलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पर है? एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट। एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट आपके नियर में ही है, आपके नजदीक में, झांसी में। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट, याद रखना। ठीक है, और झांसी में ही चारा एवं चारागाह है, ठीक है, ग्रास लैंड वाला जो है वो भी झांसी में ही स्थित है। कृषि वानिकी होगी। एक वृक्षारोपण, वनीकरण मतलब वृक्षारोपण हो गया। ठीक है, तो वृक्षारोपण भी लिख लो। क्या है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, ठीक है, इसी में वृक्षारोपण नहीं, लगभग 2 से 3 लेयर में वृक्षों को जो है एक समान दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा खेत ही वन में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, वनों कृषि के साथ साथ वनों का उत्पादन, ठीक है, पेड़ों का उत्पादन जो होता है उसको हम कृषि वानिकी के अंतर्गत मतलब रखा जाता है उसको। अगला जो है सामाजिक न्याय। सर हरी खाद में प्याज भी आ जाएगा क्या? प्याज भी आएगा? प्याज प्याज मटर का जब वो नहीं निकलता खूब सारा। हाँ, बोल सकते हैं। इसके बाद ठीक है, सामाजिक उपाय के अंतर्गत क्या रखेंगे? जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपका है जो चराई होती है, अति चराई, अति चराई की बंदी कर दे। जो पशुचारण होता है, पशुचारण को क्या कर दे? कम कर दे। इसी को क्या बोलते हैं? अति चराई बंदी। ठीक, पशुओं का चारण जो है मतलब पशुओं की चराई को कम करके भी मृदा को संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, दूसरा जो है आपका झूम कृषि। झूम कृषि पर नियंत्रण। झूम कृषि पे नियंत्रण रख के भी, इसको पहले लिखा दिया ना, भारत में किन किन क्षेत्रों में झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, या विदेशों में झूम कृषि जो होती है उसको किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, पहले लिख चुके हो। तो झूम कृषि में क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उनको काट कर नीचे जो भूमि होती है उसका उपयोग करते हैं, जैसे ही उसकी उर्वरता समाप्त होती है उस स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर वनोन्मूलन करते हैं, वन का एक तरह से वनों की फिर से कटाई करते हैं। एक स्थान को जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने छोड़ा वहां पे भी अपरदन हो रहा है और इधर वनीकरण करके भी मृदा अपरदन होता रहता है। तो झूम कृषि पर नियंत्रण करके भी वनोन्मूलन को
सॉरी मृदा के संरक्षण को बनाया जा सकता है या मृदा को संरक्षित किया जा सकता है किसके द्वारा? एक तो अति चराई को बंद करके, झूम कृषि पर नियंत्रण करके, ठीक है। एक है लोक सहभागिता है, क्या है? लोक सहभागिता है। अच्छा मतलब सभी की सहभागिता। लोक सहभागिता मतलब लोगों के द्वारा आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करके मृदा के संरक्षण को संरक्षित रखा है। मृदा का संरक्षण किया जा सकता है लोगों की सहभागिता के माध्यम से, अर्थात एक दूसरे को जानकारी देकर कि मृदा का अपरदन कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, उसके द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और इसमें ग्राम पंचायत से लेकर शहरों तक इसके बारे में जानकारी फैलाई जाए कि मृदा का संरक्षण जरूरी है या किस तरह से किया जा सकता है। वो सभी उपाय ऑलरेडी यहाँ पे यांत्रिक उपाय के रूप में, जैविक उपाय के रूप में, जैविक उपाय के रूप में और सामाजिक उपाय के रूप में दिए गए। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रो या पेडो? एक मिनट आप बताओ क्या है? मृदा के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रो या पेडो? एक कोई बोलो तब जा सकते। पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा के अध्ययन या सॉइल के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, जबकि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी, ठीक है। इतना याद करना। मृदा वाला चैप्टर समाप्त है, इसको बंद